चलिए फर्स्ट मीनिंग पार्ट। तो employee separations occurs when employees cease to be a members of an organization। कि भाई एम्प्लॉइज सेपरेशंस क्या दिखा रहा है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म हो रहा है। मतलब वो बंदा अभी कंपनी का ऑफिशियल मेंबर नहीं है, वो कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय नहीं है। तो वो क्या दिखाता है, एम्प्लॉय सेपरेशन दिखाता है कि नाउ ही इज नो मोर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द सर्विस एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर कम टू एन एंड। कि जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे हमने उसको ऑर्डर दिया था कि यस कंपनी आपको सो एंड सो डेजिग्नेशन सो एंड सो पोस्ट के साथ अपॉइंट करना चाहती है, और उसने एक्सेप्टेंस लेटर दिया होगा। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आप टीवाई में लॉ के अंदर पढ़ोगे कि भाई दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होगा कब, जब एक पार्टी ऑफर करेगी दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो एम्प्लॉयर के रूप में हमने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया था और एम्प्लॉइज ने हमें उसको एक्सेप्टेंस लेटर दिया था कि यस मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूं। तो दोनों के बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक लीगल एग्रीमेंट हुआ था, और क्या है ये सेपरेशन के कारण वो लीगल एग्रीमेंट खत्म होता है कि दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो अभी एंड हो गया। नाउ टाइप्स कि भाई कैसे हो सकता है एम्प्लॉय सेपरेशन, कौन कौन से तरीके से हो सकता है। तो हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशंस कि भाई इन द फॉर्म ऑफ कि भाई कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रेजिग्नेशंस, इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और इवन डिस्चार्ज और डिसमिसल्स। तो ये सारे वेरियस तरीके हैं, फॉर्म्स है कि जहां पे वो बंदा हमें छोड़ के चला जाएगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होगा। सो लेट मी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक फॉर्म में हर एक टाइप में क्या होता है, कैसे होता है। चलिए फर्स्ट वन, द रेजिग्नेशंस। तो रेजिग्नेशंस में क्या होगा, कौन कंपनी छोड़ के जाना चाहता है, एम्प्लॉयर उसको निकल रहा है या एम्प्लॉई खुद जाना चाहता है। आंसर इज एम्प्लॉय, आंसर इज एम्प्लॉई। कि भाई एम्प्लॉय खुद जो है वो डिसाइड करता है कि भाई मेरे को ये कंपनी के अंदर अभी जॉब नहीं करनी है। तो वो बंदा क्या है, रेजिग्नेशंस लेटर लिख के टॉप मैनेजमेंट को देता है। तो वो क्या दिखा रहा है, रेजिग्नेशंस के वंस अगेन कि अ एम्प्लॉय डिसाइड टू क्विट एंड organizations voluntarily on a personal or professional ground such as for example better job। कि भाई वो बंदा रेजिग्नेशन लेटर लिख के कंपनी को इन्फॉर्म करता है कि भाई मेरे को अभी ये कंपनी में काम नहीं करना है, सो एंड सो डेट से मैं कंपनी को छोड़ रहा हूं। ऐसा क्यों हो सकता है, दोनों रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल रीजंस भी हो सकता है, प्रोफेशनल रीजंस भी हो सकता है। कि भाई उसको कोई फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल्स में कह सकते हैं कि भाई उसको कोई अच्छी जॉब मिल गई या कोई अच्छा प्रोस्पेक्टस कि भाई वो कुछ नया बिजनेस करना चाहता है, कोई अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहता है, एब्रॉड जाना चाहता है। तो उसके कारण क्या है, वो बंदा ये जॉब छोड़ रहा है। चेंजिंग करियर कि भाई वो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री ही चेंज करना चाहता है कि भाई चलो मैन्युफैक्चरिंग में मेरे को काम करना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को सर्विस सेक्टर में काम करना है। तो वो सेक्टर चेंज करना चाहता है, करियर चेंज करना चाहता है। ही और सी वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद द फैमिली मेंबर्स, ही वांट टू गो फॉर द लीजर। कि भाई उसको लॉटरी लग गई, अभी जॉब करने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ लाइफ को। तो वो बंदा क्या है, खुद लिख के कंपनी को देगा कि भाई मेरे को ये जॉब नहीं करनी है। तो वो क्या है, रेजिग्नेशंस। वंस अगेन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। फिर क्यों, तो कि भाई वो एम्प्लॉय खुद नहीं चाहता है कि भाई वो कंपनी के साथ आगे काम करे। रिटायरमेंट में क्या होगा, वो बंदा कोई स्पेसिफिक एज लिमिट पे पहुंचेगा तो वो बंदा रिटायर होगा। आफ्टर दैट वो बंदा क्या है, कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा। सो रिटायरमेंट रिफर्स और अकर्स एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयज करियर। कि भाई उसका जो करियर है वो खत्म हो रहा है, तो उसका रिटायरमेंट हम बोलते हैं। एन एम्प्लॉयज हु इज रिटायरिंग फ्रॉम द जॉब रिसीविंग द वेरियस बेनिफिट्स। कि भाई उसको जो रिटायरमेंट है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया है कि भाई विद द सो एंड सो एज कि फॉर एग्जांपल 62 इयर्स, गवर्नमेंट के अंदर 60 है या 62 है, इन सम ऑफ देम देयर आर 58। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के अंदर है 6060,
तो एज एंड व्हेन द एम्प्लॉय इज गोइंग टू बी 60 इयर्स के, जब उसका 60 इयर्स की एज हो जाएगी तो वो बंदा क्या है, ऑटोमेटिकली रिटायर्ड होगा। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। क्यों? तो कभी वो अपने करियर्स के एंड पे पहुंच गया है, उसकी एज हो गई है, और उसके कारण क्या है, वो अभी कंपनी को छोड़ के, इंस्टीट्यूट को छोड़ के जाएगा। बट विद द रिटायरमेंट जब वो छोड़ के जाएगा तो उसको वेरियस काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड, कि उसको प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेजुइटी है, अर्न लीव है, ईएल है, तो वो सारा ईएल एनकेसमेंट होता है, तो वो सारे क्या है, बेनिफिट्स वो बंदा लेके जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और अपनी पूरी लाइफ उसने कंपनी के अंदर स्पेंड किया है, तो डेफिनेटली सर्टेन काइंड ऑफ बेनिफिट्स कंपनी उसको देगी। तो ये क्या दिखा रहा है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के अंदर दो प्रकार हो सकता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो सकता है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट के अंदर कंपल्सरी रिटायरमेंट का मतलब क्या, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर्स कंपल्सरीली आफ्टर अटेनिंग द स्पेसिफिक एज ऑफ सुपरएन्युएशंस, कि भाई उसका एज हो गया है, उसके बाद क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो बंदा रिटायर होगा, और वो क्या है, कंपल्सरी है। कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला कि भाई कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 58 है, कुछ में 60 है, कुछ में 62 है। फॉर एग्जांपल एकेडमिक में हमारे यहाँ पे 62 है। तो जब पर्टिकुलर प्रोफेसर की 62 ईयर्स की एज हो जाएगी, बाय कंपल्सन वो बंदा रिटायर हो जाएगा। एज कंपेयर टू दैट, गवर्नमेंट के कंपेरिजन में प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई एज बाउंड नहीं है। द रिटायरमेंट एज may well go beyond the 60 years. Depends on the person's ability to perform well in the competitive scenario. कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, जब तक बंदे की कैपेबिलिटी है, वो परफॉर्म कर पाएगा, तब तक वो कंपनी में आके काम कर सकता है। तो ये क्या हो गया, कंपलसरी, कि गवर्नमेंट के अंदर एज लिमिट आएगी, वो बंदा रिटायर होगा। सेम वे इवन रिटायरमेंट के अंदर भी वॉलंटरी हो सकता है, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट। वहां पे क्या होगा, इन द केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट एन एम्प्लॉय इज डिजायरस ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम द जॉब इवन बिफोर द रीचिंग द सुपरएन्युएशन एज, कि भाई जो एज लिमिट है वो उसने गेन नहीं किया है, बट उससे पहले वो बंदा खुद अपने वॉलंटियर बेसिस पे वो जॉब छोड़ देना चाहता है। In this case, the normal retirement benefits are calculated and paid to the such employees on a minimum qualifying services. मतलब जो मिनिमम ईयर्स है, अगर वो कंप्लीट किए होंगे वो बंदे ने, तभी उसको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो उसको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि कोई प्रोफेसर है, उसकी रिटायरमेंट एज है फॉर एग्जांपल 62, तो 62 पे वो कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है। बट उससे पहले कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ ही और सी इज फॉर एग्जांपल 55, बट अभी उसको लगता है कि भाई मेरे को अभी जॉब नहीं करनी है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, और वो अभी क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। बट मिनिमम पीरियड क्या है, फॉर एग्जांपल 20 इयर्स, कि अगर उसने 20 साल जॉब किया है गवर्नमेंट का, तभी वो क्या है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए, तभी वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, अदरवाइज मिलेंगे नहीं। इवन सब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, इवन समटाइम्स, और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में अभी तो, इवन समटाइम्स एम्प्लॉयर्स मे एनकरेज द एम्प्लॉयज टू गो फॉर द voluntary retirements with the view to reducing the surplus staff and cut down the labor cost by offering an attractive compensation benefits which are generally inbuilt. कि भाई क्या होता है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस है, एम्प्लॉयर है, वो खुद अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करता है कि भाई आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। क्यों, दो रीजंस हो सकता है, कि एक कॉस्ट कटिंग, कि भाई हम हमारा खर्चा कम करना चाहते हैं, तो हम क्या है उनको बोलेंगे, पैकेज देंगे कि अगर आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हो तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। सेम वे सरप्लस, कि भाई बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हो गए, सरप्लस हो गए, अभी एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी हम क्या है, हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे कि भाई आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए जा सकते हैं। Even to reduce the post-retirement anxieties, some firms may organize the counseling session and even offer the investment related services. Some firms may extend the medical and insurance benefit to the retiree. कि जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको वेरियस काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस देता है। तो सेकंड फॉर्म हो गया रिटायरमेंट, कि जहां पे बंदा कोई स्पेसिफिक एज या अपना करियर खत्म करना चाहता है, तो उस टाइम पे वो कंपल्सरीली या वॉलेंटरीली अपनी जॉब उसकी खत्म होगी, करियर खत्म होगा।
नाउ थर्ड इज अबाउट डेथ, कि भाई उसकी डेथ हो गई तो बाय डिफॉल्ट उसका जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और उसकी जॉब खत्म होगी। सो इवन सम एम्प्लॉयज मे डाई ड्यूरिंग द सर्विसेज, कि भाई ऐसा भी होता है कि कोई बंदा ऑन द जॉब उसकी डेथ हो जाती है। सो द इवन वहां पे भी क्या होगा, इवन उसका डेथ हुआ बट वो कंपनी के कारण हुआ या कंपनी के कोई पर्टिकुलर जो डिसीज हुआ, कंपनी के एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हुए कोई डिसीज हुआ उसके कारण हुआ, तो उसको वेरियस बेनिफिट्स मिलेंगे, कंपनसेशन मिलेगा। क्यों? तो कि भाई वर्क मेंस कंपनसेशन एक्ट में लिखा हुआ है। सो इफ एनीवन हु डाइड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट या बिकॉज ऑफ द सम हैजार्डियस एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम पे उसके जो नॉमिनीज है, डिपेंडेंट्स है, उनको कंपनी की ओर से कंपनसेशन दिया जाएगा। तो कंपनी के अंदर एक्सीडेंट हुआ और वो बंदा मर गया, या कंपनी के एनवायरनमेंट के कारण उसको कोई डिसीज हुआ और वो मर गया, तो उस केस में उसके जो नॉमिनीज है, डिपेंडेंट है, फैमिली मेंबर्स है, उनको इवन कंपनसेशन पैसा मिलता है। इवन सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द कंपनसेट ग्राउंड, कि भाई कंपनसेट करने के लिए इवन सम ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, दे विल ऑफर द एम्प्लॉयमेंट टू देयर स्पाउस, चाइल्ड और डिपेंडेंट, कि भाई वो बंदा एक्सपायर हो गया बट उसकी अभी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, उसके लिए इवन इवन सम ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो क्या है, उनको जॉब ऑफर करते हैं, कि भाई उनकी जो फॉर एग्जांपल स्पाउस है, चाइल्ड है, या उनकी फैमिलीज में कोई और डिपेंडेंट है कि जो जॉब करने के लिए कैपेबल इनफ है, तो उनको इवन जॉब क्या है, ऑफर किया जाता है। तो इवन थर्ड वे इज अ डेथ, कि जहां पे बंदे की डेथ हो गई तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। नेक्स्ट इज ले ऑफ, कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो टेम्पररीली पर्टिकुलर फील्ड अपनी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, फैक्ट्री है, वो बंद करता है, तो उस टाइम पे क्या है, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की जो एग्रीमेंट है वो खत्म होगा, उसकी जॉब चली जाएगी, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा ले ऑफ में, वो इवन बाद में जाके परमानेंट भी हो सकता है। तो वो क्या होता है वो देखते हैं। तो ले ऑफ इज अ टेम्पररी रिमूवल ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम द पेरोल of the organizations due to the reasons which is go beyond the control of the employer, कि भाई फैक्ट्री के अंदर कुछ हुआ, कंपनी के साथ कुछ हुआ कि जो एम्प्लॉयर्स के हाथ में नहीं था, उसके कंट्रोल में नहीं था, और उसके कारण क्या है, कंपनी टेम्पररीली हम शट डाउन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे एम्प्लॉयर्स जो है उनके साथ का जो एग्रीमेंट है वो भी हम क्या है, खत्म कर रहे हैं फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल, तो उसको हम बोलते हैं ले ऑफ। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिसके कारण हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल रीजंस में भी लाइक ग्लोबल कॉम्पिटिशंस और रिसेशंस, कि भाई मार्केट में बहुत सारी कॉम्पिटिशंस बढ़ गई है, हमारा सेल्स नहीं हो पा रहा है, रिसेशंस है, मार्केट में डिमांड नहीं है, लोग लेने के लिए नहीं आते हैं, हमें प्रोडक्शन नहीं करना है, रिडक्शंस इन द प्रोडक्ट डिमांड, मार्केट में डिमांड कम हो गई है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, मशीनरी चेंज हो गई, जब तक हम नया मशीन इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हमें एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उनको भेज देंगे घर पे। एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टॉक्स, कि जो यूनिट हमने प्रोड्यूस कर दिए है तो वो उसका बहुत बड़ा जत्था हो गया, तो अभी नया नहीं बनाना है, तो हम एक कुछ समय के लिए फैक्ट्री को बंद कर देंगे। टेम्पररी शट डाउन और रिनोवेशंस ऑफ द प्लांट, कि भी प्लांट के अंदर रिनोवेशंस करना है तो उसके लिए भी हम टेम्पररी बंद करते हैं। तो ये क्या है, एक सम सिचुएशंस है कि जहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट हम फैक्ट्री कुछ समय के लिए बंद करते हैं, तो वहां पे भी क्या होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम स्पेसिफिक पीरियड के लिए खत्म करते हैं। इवन एंड मर्जर एंड एक्विजिशंस कैन बी द प्राइमरी रीजंस फॉर द मोस्ट ऑफ द लेऑफ्स, कि भाई क्या है, कंपनी अभी मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए जा रही है, कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तो जब तक सारी प्रोसीजर्स खत्म नहीं होगी तब तक के लिए फॉर एग्जांपल हम फैक्ट्री बंद कर देते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या है, हमारे एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होगा। देन नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट, कि जहां पे क्या है, हम वो बंदे को परमानेंट, हमारी जो पर्टिकुलर बंदा है उसको हम परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं। ले ऑफ में टेम्पररी था, रिट्रेंचमेंट में परमानेंट कर रहे हैं, बट वंस अगेन बिकॉज ऑफ द सम रीजंस, तो रिट्रेंचमेंट रिफर्स टू अ permanent terminations of the employee services due to the for example economic reasons, कि भाई कुछ फाइनेंशियल या कुछ रीजंस है कि जिसके कारण क्या है, हम एम्प्लॉयज को परमानेंटली कंपनी में से निकाल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे
रिट्रेंचमेंट, लाइक सरप्लस ऑफ द स्टाफ, कि भाई कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा स्टाफ हो गया है, उसके कारण हमने उसको परमानेंटली निकाल दिया। पुअर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट में कंपनी की डिमांड ही नहीं है तो हमें प्रोड्यूस नहीं करना है तो उसके लिए हमने निकाल दिया। इवन जनरल और इकोनॉमिकल स्लो डाउन, कि भी मार्केट में इकोनॉमी डाउन हो गई है तो उसके कारण भी कंपनी के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो हम क्या है कंपनी में से लोगों को निकाल रहे हैं। तो इवन इन सच केसेस में क्या होता है, जो बड़ी कंपनी होती है दे विल हेल्प देम, कि जब हम रिट्रेंचमेंट करने वाले हैं तो उसको हमने नोटिस पीरियड दिया होगा, तो वो नोटिस पीरियड में हम उनको हेल्प करते हैं। किसके लिए? आउट प्लेसमेंट के लिए। मतलब जो बंदे को हम ले ऑफ के लिए भेज रहे हैं या रिट्रेंचमेंट के लिए भेज रहे हैं, तो उनको भी पता है कि अभी कंपनी में उनकी जॉब जाने वाली है, तो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए और वो कोई और जगह पे अच्छी सी जॉब ढूंढ पाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, बड़ी कंपनी जो होती है वो इवन उनको आउट प्लेसमेंट के लिए हेल्प करती है, कि जहाँ पे इवन वो कंपनी उनको ट्रेनिंग देगी कि भाई मार्केट में अभी कौन सी जॉब रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से उनको जो स्किल्स नॉलेज चाहिए उस हिसाब से उनको ट्रेन करके उनको अपडेट करेंगे। इवन वो कोई और कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहता है तो इवन उसके लिए उसको पेड लीव मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलेगा, तो वो बंदा इवन वहां पे जाके जॉब देके अपने आप को सिक्योर कर सकता है। कि कंपनी और एम्प्लॉय बीच के जो बॉन्ड था, तो वो इवन बॉन्ड को भी हम क्या है टर्मिनेट करेंगे, सो दैट कि वो बंदा कोई और जगह पे अच्छी सी जॉब कर सके। तो ये क्या दिखा रहा है, रिट्रेंचमेंट, कि इवन हम उसको परमानेंट निकाल रहे हैं बट हम उसको हेल्प करेंगे। उसके बाद है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या होता है, द पर्टिकुलर पर्सन इज सस्पेंडेड, in that particular suspension he or she is prohibited from attending and coming to the his or her regular job, कि भाई because of the some misconduct, because of the some allegations, कि भाई बंदे के ऊपर क्या है कोई allegations हुआ है, वो बंदे को पनिशमेंट के रूप में या क्या है उसके ऊपर कोई आरोप लगा है, एलिगेशंस लगा है, तो वो उसकी इंक्वायरी के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के रूप में उसको हम घर भेज देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, एंड वो सस्पेंशन के टाइम पे वो बंदा अपनी ऑफिस में नहीं आ सकता, रेगुलर जॉब पे नहीं आ सकता, और जो भी इंक्वायरी होगी और उसका जो भी रिपोर्ट होगा उसके बेसिस पे आगे का डिसाइड होगा कि भाई उसको सस्पेंड में से वापस लेना है या नहीं लेना है, और अगर प्रूव हो गया तो इवन ही और सी विल बी टर्मिनेटेड। So suspension is going to prohibit an employee from attending the work and performing the normal duties assigned to him or her, कि भाई सस्पेंशन के दौरान वो बंदा रेगुलर काम नहीं करेगा, वो वर्क प्लेस पे नहीं आएगा। इट इज अ सॉर्ट one kind of punishment for a specific period and is generally restored to only after the proper inquiry has been conducted, कि भाई उसको सस्पेंड किया है, वो सस्पेंशन खत्म होगा कब, जब उसके अगेंस्ट में जो भी इंक्वायरीज है, कि जो भी एलिगेशंस लगा है उसके ऊपर जो हम चेक करेंगे, तो वो अगर प्रूव्ड नहीं होता है तो वो बंदे को वापस ले लेंगे, और अगर प्रूव्ड हो जाता है देन ही और सी विल बी टर्मिनेटेड, कि उसकी सर्विसेज जो है इवन उसको हम निकाल देंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे through which the particular person is going to be separated. The employer-employee contract will be ended. Next is about the discharge or dismissal. तो डिस्चार्ज में क्या होता है, द डिस्चार्ज मींस द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉयज बट नॉट नेसेसरली एज अ पनिशमेंट, कि भाई उसको पनिशमेंट के रूप में हम नहीं निकाल रहा है बट डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब उसको हम कंपनी में से निकाल रहे हैं, बट क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ द सम अदर रीजंस, लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रीजंस, कि भाई कंपनी के पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है तो वी वांट टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, तो उसके लिए हमने क्या है उसको निकाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। एज कंपेयर टू दैट डिसमिसल्स में क्या होता है, in the case of dismissals refer the terminations of the services of the employees as a punitive measures because he or she do some misconduct, कि भाई उसने जॉब पे कुछ मिसकंडक्ट किया, मिसबिहेव किया, कि भाई मैनेजमेंट के साथ, इंजीनियर्स के साथ, बॉस के साथ झगड़ा किया, कोई चोरी किया, कस्टमर्स के साथ फाइट किया, तो उस केस में हम उसको पनिशमेंट के रूप में निकाल देते हैं, तो उसको हम कहेंगे डिसमिसल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिस्चार्ज एंड डिसमिसल्स। डिस्चार्ज के अंदर हम उसको निकाल रहा है बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, डिसमिसल्स के अंदर उसको निकाल रहा है बिकॉज ऑफ सम